बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे विधान परिषद का रण। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद सरकार बनी, मंत्रिमंडल बना। कुछ मंत्रिमंडल में समाहित किए गए तो कुछ को रहने दिया गया। जिन्हें घड़ियां गिनने को कहा गया उन्हें आश्वासन एमएलसी बनाने का भी दिया गया और अब आ गई है एमएलसी के लिए लिस्ट। जिन्हें कुछ घड़ियां गिनने वालों का इंतजार खत्म हुआ तो कुछ का इंतजार अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 13 सीटों के लिए 20 जून को चुनाव होने वाले हैं। इनमें बीजेपी के खाते में 9 और सपा के खाते में 4 सीटें आ रही हैं। बीजेपी ने यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित उन सभी मंत्रियों को विधान परिषद भेजने का निर्णय लिया है जो कि अभी तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। 9 सीटों में से एक पर अपर्णा यादव का नाम भी चर्चा में था, लेकिन उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। इसे बीजेपी की रणनीति भी कहा जा सकता है कि 2024 में यादव परिवार की छोटी बहू का सहयोग लिया जा सके। वहीं सपा ने बीजेपी से सपा में आए विधानसभा चुनाव हारे स्वामी प्रसाद मौर्य को भी उम्मीदवार बनाया है। वहीं मुकुल यादव को, जो सुब्रन सिंह यादव के पुत्र हैं, उन्हें भी उम्मीदवार बनाया गया है। और इसके अलावा शाहनवाज खान, शब्बू, जासमीर अंसारी ने नामांकन दाखिल कर दिया। इधर सपा ने भी ओपी राजभर को उम्मीदवार नहीं बनाया। ऐसे में राजभर की अंतर आत्मा किसके साथ जाने वाली है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो चलिए आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या हैं वो आपको सुनवा देते हैं। यूपी का एमएलसी चुनाव आज का मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा कि हाल ही में अभी चुनाव से पहले नेताजी की बहू आदरणीय अपर्णा यादव जी समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा था। समय समय पे भारतीय जनता पार्टी किसका उपयोग करना है, किसका दुरुपयोग करना है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य लीडर हैं उनको पता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को पता है। जिस तरीके से टिकट न देकर के इस एमएलसी चुनाव में नेताजी की बहू का कद घटाया जा रहा है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। देखिए, एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी गठबंधन में टिकट बंटने के बाद टूट का नज़ारा देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो एक कैडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासन प्रिय पार्टी है, जिस पार्टी में एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो निर्णय नीचे से जाते हैं उनको करती है और वहाँ उस पार्टी में जो लोग भी, जिनको भी पार्टी ने अपना आशीर्वाद दिया, जिन्हें भी पार्टी ने कैंडिडेट चुना, उसके अनुसार पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। बनवारीलाल दोहरे और मुकेश शर्मा को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, बनवारी लाल दोहरे भी पिछली बार हमारी पार्टी से चुनाव लड़े थे, इत्तेफाक वो हार गए थे और मुकेश शर्मा अध्यक्ष हैं लखनऊ महानगर के। ये पार्टी तय करती है किस आधार पर किस व्यक्ति को परिषद में नेतृत्व करने भेजा जाए। ये पार्टी हाईकमान का निर्णय होता है जो सबको स्वीकार है। यूपी का एमएल तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अब बारी विधान परिषद की है। सब कुछ साफ है, लेकिन उसके बावजूद भी जिन्हें साधना था वो सध पाए क्या? आने वाले समय में वो साथ रहेंगे क्या? या फिर जिनके जाने की खबरें आ रही हैं या जिनके छोड़ने की खबरें आ रही हैं, खफा होने की खबरें आ रही हैं, उन्हें अनदेखा करके पार्टियां आगे बढ़ जाएंगी? मुद्दे पर करते हैं चर्चा मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। आपका परिचय करा देती हूँ। भूदेव शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शबनम पांडे जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शबनम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मिशम जैदी साहब हमारे साथ बने हुए हैं समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत मिशम जैदी साहब आपका भी। और राघवेंद्र पांडे जी हमारे ब्यूरो चीफ है उत्तर प्रदेश से, हमारे साथ जुड़े हुए। राघवेंद्र जी, शुरुआत हर बार की तरह आपसे ही करूंगी। उत्तर प्रदेश में अब विधान परिषद का रण, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियां तैयार हैं, नाम भी फाइनल हैं, लेकिन कहा जा रहा है जो नाम फाइनल किए गए हैं उसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिन्हें उम्मीदें थी उनको शामिल नहीं किया गया। बीजेपी से अपर्णा यादव और भी कई सारे नाम हैं। वहीं हम सपा की बात करें तो यहां सपा से भी कहा जा रहा है कि राजभर साहब को अनदेखा करना आने वाले समय में भारी पड़ सकता है। उपचुनाव लोकसभा की सीट को लेकर जो आजमगढ़ का है और अन्य सीटों में भी राजभर वोटों को लेकर खासतौर पर। ऐसे में विधान परिषद का ये रण कितना हानिकारक या फायदेमंद होगा जो नाम चयन किए गए हैं उनके लिहाज से? आज का जो दिन है वो खैर तनाव से अब शाम को मुक्ति मिलेगी और रात में एक अच्छे नींद के साथ कुछ लोग सोएंगे। जिस तरह से तनाव अखिलेश यादव के ऊपर था या बीजेपी आला कमान के ऊपर था, वो किसी से छिपा नहीं है कि लखनऊ से दिल्ली और विक्रमादित्य मार्ग पे कार्यकर्ताओं की लाइन लगी थी। जिस तरह से नाम पे नाम बदले गए, हर रात एक नए नाम पे चर्चा हुआ और यहाँ तक समाजवादी पार्टी की ये स्थिति रही कि सूची भी नहीं जारी की गई और लास्ट
नाम किसी का चल रहा था और नामांकन किसी से कराया गया। वही हालत भाजपा में भी रहा कि आज जाके नाम फाइनल हुए हैं और किसी 9 उम्मीदवार नाम की घोषणा हुई है। धीरे धीरे सबका नामांकन हो जाएगा। खैर कल लास्ट डेट है नामांकन के लिए। तो ये जो तनावपूर्ण जो स्थिति थी, जैसा आपने कहा कि कई नाराज हुए हैं, निश्चित रूप से अब जैसे कि महान दल था अखिलेश का सहयोगी समाजवादी पार्टी का, वो महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य, उनका बयान आया है। वो उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी अलग राह देखता हूं, क्योंकि उनको भरोसा था कि विधानसभा में हमारी किस्मत नहीं रंग ला पाई, तो हो सकता है विधान परिषद के द्वारा अखिलेश हमको आगे भेज दें। तो इस तरह से राजभर का भी दबाव था, ओम प्रकाश राजभर का बेटे के लिए, अरविंद के लिए। खैर वो भी नहीं हो पाया। तो और जो सहयोगी दल हैं जिनका खाता नहीं खुला है, पल्लवी अपने माता जी के लिए कह रही थी, कृष्णा पटेल के लिए, जो अपना दल का मेरावादी है, तो वहां पर भी बात नहीं बनी। तो कुल मिलाकर ये एक तनाव की घड़ी थी जो दूर हुई, चूंकि अब सूची जारी कर दी गई है, नामांकन भी हो गया है, बीजेपी का भी नामांकन पूरा हो जाएगा कल तक। तो इस हिसाब से ये तनाव को देखते हुए आज का दिन इन लोगों का समाप्त हुआ है। पारुल, बिल्कुल, मैं आगे बढ़ते हुए सपा के पास जाऊंगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है सर जैदी साहब कि जो नाम अब कयास लगाए बैठे थे, उम्मीदों की नजर से देख रहे थे, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अब नाराज भी हो गए हैं। आपका महान दल ने तो साथ ही छोड़ दिया है, राजभर साहब की नाराजगी की खबरें आ रही हैं, क्या कहिएगा? ये सवाल पारुल जी आपका मुझसे है? जी सर। जी पारुल जी देखिए, राजनीति एक ऐसी चीज है कि अगर इसमें धैर्य और संयम से काम नहीं लिया जाएगा तो क्या और ज्यादा बिगड़ जाती है। मुझे लगता है बड़े लीडर हैं और ये लोग तमाम उससे जो है वो परिपक्व हैं और हर तरह से मजे हुए लोग हैं। इनको ये सोचना चाहिए कि 4 से 14 सीटें नहीं की जा सकेंगी और जितनी भी सीटों पर ये निर्णय किया गया है ये सोच समझ करके किया गया है, कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं है। और मुझे लगता है कि फैसले को पार्टी के सभी लोगों को मानना चाहिए आज्ञाकारी शीशे की तरह, क्योंकि राजनीति के अंदर धैर्य का होना बहुत जरूरी है। हालांकि जो भी फैसला किया गया है और वो हमारे यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कि सीनियर थे और उनका नाम चल रहा था, जिसको उनको मोहर भी लग गई। इसी तरह से कुछ मुस्लिम चेहरों को भी राज के जी ने लिया है और मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से जो है वो संतुष्टात्मक सूची है और इससे किसी को कोई नाराजगी नहीं होना चाहिए और बल्कि और ऊर्जा के साथ 2024 की तैयारी करना चाहिए। इस तरह के मन मुटाव से जिन दलों ने आपका विधानसभा चुनाव के समय पर साथ दिया था जैदी साहब, उन दलों को भी दरकिनार करते हुए मौर्य को आप लेकर आए, जिन्होंने दल बदला, वो भी क्यों बदला ये सभी जानते हैं। एंड चुनावी समय पर जो दल बदल की सियासत हुई और उसके बाद उन्हें वो तोहफा आप लोग विधानसभा चुनाव में भी दिए थे, लेकिन अफसोस नहीं हो पाया और फिर उसके बाद दोबारा आप लोगों ने डबल उपहार उन्हें भेंट किया और अपने लोगों को दरकिनार कर दिया। देखिए पारुल जी, जिन्होंने दल बदला था तो उनको किसी तरह का लोभ और लालच दे करके नहीं बुलाया गया था। वो अपनी मर्जी से आए थे और उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक टीम में विश्वास था कि लोकतंत्र को चलाने का और सही मायने में देश को प्रदेश को आगे ले जाने की जो नेतृत्व की क्षमता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होकर के उन लोगों ने ये कदम उठाया। लेकिन राजनीति में धैर्य का उपहार भी तो मिलता है। जिन लोगों ने धैर्य रखा आपकी पार्टी में अब तक, उन्हें उपहार नहीं मिला, लेकिन जो दल बदल कर क्या उन्हें डबल भेंट दी है आपने? डबल भेंट नहीं कह सकते हैं आप, अभी आगे और लड़ाई है, भी 2024 की तैयारी करना है। हो सकता हो कि उनको कहीं ना कहीं से लोकसभा के लिए उनको उम्मीदवार बनाया जाए और उनको हो सकता हो कि आगे चल करके और ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां पार्टी द्वारा दी जाए। उनको मन छोटा नहीं करना चाहिए। ठीक है, सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक तो नंबर ज्यादा थे और उन्होंने तमाम जातियों का समावेश इस नॉन लोक अंकों में भी दिखाया, लेकिन इन 4 नंबर्स में भी आप चाहते तो 4 अलग अलग रख सकते थे, लेकिन 2 आपने मुस्लिम कैंडिडेट चुने, 2 आपने ओबीसी कैंडिडेट चुने। इस पर भी सवाल है सर, जैदी साहब क्या सफाई देंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि जो ओबीसी से लिए गए और मुस्लिम समाज से हमारे लिए गए लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी तरह से दूरगामी सोच का ही नतीजा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जिनको उन्होंने दिया और हो सकता हो कि उसमें उस दल में सदन में वो जा करके उनको नेतृत्व करने की क्षमता का मुझे लगता है कि ज्यादा ही ज्ञान और उनमें ज्यादा ही क्षमता और ज्यादा ही परिपक्व रहे होंगे। और
और इस तरह के जो भी फैसले किए जाते हैं वो किसी एक पार्टी और किसी एक पार्टी के द्वारा नहीं किए जाते। ये बैठ करके एक पार्टी का एक मिला जुला तो कब फैसला से चल होता रही है। है वो तो अभी राघवेंद्र जी ने बता भी दिया। एक बड़ी लंबी सी कतार थी जिसको छोटा करते करते आखिरी नामांकन की तारीख भी आ गई। खैर, लौटूंगी आपके पास। शबनम जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शबनम जी, हाल ही बीजेपी भी कुछ इसी तरह है कि कुछ लोगों को आपने भी दरकिनार किया, अब ऐसे में उनका दर्द भी बाहर आ रहा है, क्या कहिएगा? शबनम जी, आवाज नहीं मिल रही है आपकी। देखिए, म्यूट तो नहीं कर रखा आपने। पारुल जी, देखिए, हमारी पार्टी ने किसी को दरकिनार नहीं किया है और हमारी पार्टी में बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से पार्लियामेंट्री बोर्ड सदस्यों का चयन करती है और वही सदस्य बनते हैं, प्रत्याशी बनते हैं। तो जो भी मंत्री थे जो किसी भी सभा में सदन में नहीं थे, ना परिषद में था, ना विधानसभा में थे, तो इनको इन मंत्रियों को चांस दिया गया है और इनको प्रत्याशी बनाया गया। साथ साथ लखनऊ के जो शहर अध्यक्ष रहे मुकेश शर्मा जी, जो कि बड़े लोकप्रिय थे, बहुत कर्मठ नेता रहे हैं और उनके बनाने से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों में का मनोबल बढ़ा है और सभी इसको बहुत ही बड़े दिल से स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें भी प्रत्याशी बनाया गया है। तो संगठन में किसी भी तरीके की असंतोष की भावना नहीं है। हर नेता इसका स्वागत करता है कि बहुत ही सूझबूझ के साथ इन 9 प्रत्याशियों को उतारा गया है। लेकिन इसके ठीक पलट देखिए, सपा जो कि गठबंधन करती है, लेकिन गठबंधन में की जो बंदिशें होती हैं और जो उम्मीदें होती हैं, उन दोनों ही तरफ कहीं ना कहीं सपा सही से उतर कर नहीं आई है। जो गठबंधन के इनके साथी थे सब नाराज चल रहे हैं, एक एक कर धीरे धीरे गठबंधन के साथ पहला 1 मिनट कंप्लीट हो जाए, पहला 1 मिनट बगैर इंटरप्शन के कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद हम सवाल ले लेंगे। साथियों का कहीं ना कहीं इनके सभी गठबंधन के साथियों में एक भावना आ रही है कि उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है और उनके बदले स्वामी प्रसाद मौर्य जी को प्रत्याशी बनाने पे भी बहुत से लोगों को आपत्ति है, क्योंकि उन लोगों ने अपने दल को लाया गठबंधन में और गठबंधन करते समय कहीं ना कहीं कुछ मिनिमम जो पॉइंट्स होते हैं उस पर समझौता होता है। तो गठबंधन में अपर्णा यादव थोड़ा सा दुखी नजर आ रही है मैडम, उनके बारे में कुछ कहिए जरा। जी, अपर्णा जी भी थोड़ा सा उदास नजर आ रही हैं, उनके बारे में भी कुछ कहिए जरा, उन्हें क्या आश्वासन दिया है लोकसभा चुनाव? देखिए, अपर्णा यादव जी अगर भारतीय जनता पार्टी में आती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होते हुए और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्य प्रणाली से संतुष्टि करके राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आती हैं। पर जब वो ज्वाइन करती हैं तो उनसे किसी भी तरीके की ऐसी जो है उनके सामने कोई रखा नहीं जाता कि उन्हें ये बनाया जाएगा, नहीं, क्योंकि हमारे संगठन में पहले संगठन में काम करना होता है और संगठन में काम करने के बाद किसी को भी कहीं भी कोई भी जगह दिया जा सकता है। ये आप ये हम देख रहे हैं, इलेक्शन बैक टू बैक सामने आ रहे हैं, चाहे वो राज्यसभा हो, फिर चाहे वो अब विधान परिषद की बात हो या विधानसभा चुनाव हो। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो हार गए उन्हें आप विधान परिषद भेज रहे हैं, आपके पास भी चेहरे नहीं हैं या कोई और वजह साधने की? नहीं, हमारे पास चेहरे बहुत हैं, लेकिन जो मंत्री जिन्हें मंत्री पद दिया गया है वो किसी सदन में नहीं है, उन्हें विधान परिषद का प्रत्याशी बनाना जरूरी है और उनको बनाया गया है और ये सर्वसम्मति से बने हैं। उसके बाद मुकेश शर्मा जी एक ऐसा चेहरा है जो कि मंत्री पद पे नहीं है, लेकिन वो एक जाना पहचाना संगठन का मजबूत चेहरा है, कर्मठ चेहरा है और बहुत ही सौम्य। आपकी बातों पे सीधा जवाब मैं ले लेती हूँ। मैं समझाती जी, कहिए क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कहिए, उसके बाद मैं जाऊंगी भूदेव शर्मा जी के पास। पारुल जी, मैं कतई इस बात का विरोध करता हूँ। ये अपने नेतृत्व की, अपने पार्टी के लोगों की जिम्मेदारी की बात बताएं। ये हमारी पार्टी में जाने की और हमारे यहाँ अंदर झांकने की कोशिश ना करें। और जब वक्त इन्होंने अपर्णा यादव को लिया था उस वक्त तो इनको वो हीरा दिख रही थी, आज उन्होंने कह दिया कि उनमें जो है वो तब बेईमानी लगने लगती हैं जब उनके दल के आपके यहाँ जाते हैं, आप गले लगा देते हैं, आपके दल के उनके यहाँ चले जाते हैं, वो गले लगा लेते हैं। तो आप हमारी पार्टी में मत झांकिए, आप हमारी पार्टी में मत झांकिए। दोनों दलों को बोलना ही बेईमानी हो जाता है जब आप दूसरों की पार्टी के उनके नेताओं को गले लगा लेते हैं। तो अब कहिए।
जी नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब चुनाव से पहले अपर्णा जी गई थी तो आप फूले नहीं समा रही थी, तो आपको तो लग रहा था पूरा कुनबई उठा लाए, पूरा घर ले आए, कभी चाचा पे हमारे डोरे डालते हैं, कभी भाभी पे हमारे यहाँ डोरे डालती हैं, और उसके बाद काम निकल जाने के बाद उनको जो है वो बहुत सफाई से शहद की मक्खी की तरह निकाल देते हैं। तो इस पर भी थोड़ा सा रोशनी डाल दिए कि जब पर लेना होता है इनको तो बड़ा प्यार करते हैं, और उसका काम निकल जाने के बाद जयदी भारतीय जनता जी, पार्टी ये तो आप अपने व्यवहार और अपने आचरण को दिखा रहे हैं कि घर के चाचा को भी बाहर निकाल देते हैं, पिताजी को भी बाहर निकाल देते हैं और बहू को भी बाहर निकाल देते हैं। ये तो आप अपना आचरण दिखा रहे हैं। ये मौर्य जी की बात शुरू कर देंगे, ये चाचा शिवपाल यादव जी की बात शुरू कर देंगे, और अपने यहाँ नहीं देखेंगे। अपने यहाँ जो नेतृत्व कर रहा है तो बहुत अच्छा है, मोदी जी की, योगी जी की, हमारे यहाँ पर कोई फैसला हो रहा है तो क्या नहीं, हमारे यहाँ फैसला जो है वो रोड पर आकर खुद मीडिया में आकर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे टिप्पणी करते हैं, हम नहीं करते हैं। केशव देव मौर्य जी टिप्पणी करते हैं, आपके चाचा शिवपाल यादव जी टिप्पणी करते हैं, आजम खां के प्रवक्ता टिप्पणी करते हैं, ये तो आपकी पार्टी की तरफ से टिप्पणी आती है। भूदेव शर्मा जी, क्या कहिएगा कांग्रेस के बारे में? एक ऐसी पार्टी जो देश में वर्चस्व रखती थी, लेकिन आज वही बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना कुनबा नहीं संभाल पा रही है, अपनी जमीन नहीं बना पाई, एक भी सीट नहीं इस बार आपकी तरफ से। जी बिल्कुल पारुल जी, हम निश्चित तौर पर मानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी की थोड़ी हालत ठीक नहीं है। हमने मेहनत की, देश के मुद्दों को लोगों के बीच में लेकर के गए, लेकिन उनको हमें लगता है कि पूरी तरह से उनके बीच में नहीं ले गए, क्योंकि आज जिस तरह का माहौल पैदा कर दिया गया है, देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को जो बरगलाने का काम किया जा रहा है, तो मैं मानता हूं कि निश्चित तौर पर एक समय आएगा जब लोगों को इनका जो असली चेहरा है वो इनका सामने आएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, इनके प्रवक्ताओं के द्वारा मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता ने आपको मौका दिया है एक दोबारा, तो जो प्रदेश के बेरोजगार युवा हैं, वहां के लोग हैं, उनके लिए काम कीजिए, उनको आपस में लड़ाने का, उनको डिवाइड करने का, इस तरह भटकाने का काम ना करें, बल्कि वहां के लोगों के, वहां के विकास को लेकर के काम करें, जिससे जो प्रदेश की जनता ने आप पे भरोसा जताया है उस पर आप खरा उतर सकें। वैसे निश्चित तौर पर 2024 लेकिन सर, बोलने के लिए महज मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं ना, सदन का प्लेटफॉर्म भी आपको चाहिए, और वहां तक पहुंचने के लिए हिम्मत तो कीजिए, मेहनत तो कीजिए। सिर्फ मेहनत बोलने से नहीं होगी ना, जनता के बीच जाने से होगी। इस इलेक्शन में आपने किसी कैंडिडेट को नहीं उतारा अभी राज्यसभा उस टाइम पर भी, और अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा आप लोगों की तरफ से कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर ही नहीं है आपके पास। राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, इस सियासत में जाति का कार्ड भी चला है, अगर हम देखें तो नंबर्स के लिहाज से भी, और अपनी तरफ से दोनों ही दलों ने कोशिश की है कि वो उन लोगों को साध सके जो फिलहाल ज्यादा नाराज है, जिसमें आजम खान साहब का भी नाम आ रहा है, लगातार उनको दो बार से साधा जा रहा है। कपिल सिब्बल साहब को आगे भेजकर आजम साहब को साधने की कोशिश की है। अब आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि जो इलेक्शन ये हम देख रहे हैं, और बाकियों को लोकसभा चुनाव में भेजने के लिए वादे आश्वासन किए गए होंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो बहुत अलग है। यहाँ पर जो प्रभावी चार दल है उनकी अपना अपना उनका यूएसपी है राजनीति का। जैसे बहुजन समाज पार्टी, उनका इसमें कब्जा था दलितों पे। समाजवादी पार्टी जानी जाती थी अपने ओबीसी वोट बैंक के लिए। वही कांग्रेस कुछ कई गुलदस्तों में अपने सबको लेके चलती थी, और भारतीय जनता पार्टी भी अपने वही गुलदस्ता ही थोड़ा सा सवारी हुई थी। लेकिन जो मेन पार्टियां हैं सपा और बसपा, इनका कोर वोटर जग जाहिर था। तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है? सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है समाजवादी पार्टी और बीएसपी को। बीएसपी का जो कोर वोटर है दलित, आज वो कहीं ना कहीं बीएसपी से कट के ज्यादातर भाजपा में गया है, और कुछ इधर उधर बिखर के गए हैं। यही सेम चुनौती समाजवादी पार्टी को, अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ है तो ओबीसी में हुआ है, इनके वोट बैंक में, जहां से कुशवाहा और मौर्य, पटेल, ये सब बिरादरी बहुत तेजी से कटी है। मुलायम सिंह के समय में ओबीसी इनके साथ पूरा रहता था, और ओबीसी प्लस मुस्लिम, ये दो लोग मिलके अपना मेजोरिटी कर लेते थे। कुछ न कुछ हद तक ये इनका पलड़ा भारी होता था। लेकिन अब क्या है कि इनके ओबीसी में सिर्फ यादव रह गया, और मुसलमान तो आज भी इनके साथ है। मुसलमान पूरी तरह से इनके साथ। इस बार आप देखे होंगे जो 2022 का वोट ऑफ परसेंटेज आया है, उसमें अभी तक के रिकॉर्ड को मतलब ध्वस्त कर दिया है। मुस्लिम एक होके समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किए हैं, लेकिन जो ओबीसी का इनका जो सबसे बड़ा जो पलड़ा था वो कहीं न कहीं इनका टूटा हुआ है।
उसमें से जो अन्य जातियां थी वो निकल के भाजपा में गई, जिसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन अखिलेश ने कोशिश किया, अखिलेश ने हर जातियों को लाने के लिए गठबंधन बनाया, एक संयुक्त मोर्चा बनाया, जिसमें मौर्य के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को लाए, केशव देव मौर्य को लाए जो महान धर्म के अध्यक्ष हैं, और भी कई लोगों को अपने साथ लाए, राजभर को लाए अपने साथ, उधर जैन चौधरी को पश्चिम से लाए। लेकिन कहीं न कहीं बात बन नहीं पाई पूरी तरह से, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा और सरकार सत्ता में आने से चूक गई और भाजपा उधर अपना पूरा हिंदू को एक करके और भी तमाम जातियों के करके अपना काम उसने अपना पूरा कर लिया। तो समाजवादी पार्टी को पता है कि जो हमको नुकसान हुआ है, जो ओबीसी वोट बैंक में हमें सेंध लगी है, उसको हमको कैसे भरना है, क्या करना है। मजबूरी था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को सदन में भेजना था और नहीं भेजते चूंकि विधानसभा नुकसान हो गया था, तो इनकी बात कौन रखेगा, इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा और आगे ये अपना ओबीसी कैसे मजबूत करेंगे। तो इसकी चिंता जी पारुल जी। लग रहा है पारुल जी की आवाज कट गई है। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता से। आवाज आ रही है आपकी भाई साहब? हाँ जी, आवाज आ रही है। मैं ये जानना चाह रहा था कि कांग्रेस के लोगों को कैसा लगेगा जब 113 साल के इतिहास में पहली बार विधान परिषद में कांग्रेस शून्य होने जा रही है। क्या इसकी रणनीति बनी? क्या इसके लिए प्रियंका और राहुल गांधी या सोनिया जी ने कभी सोचा कि हम बात करें लोगों से बढ़ के, हमारा कम से कम एक सदस्य तो रिपीट हो सदन में? ये इतिहास का सबसे बुरा दौर है कांग्रेस के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए हम मानते हैं कि निश्चित तौर पे हम ये मानते हैं कि निश्चित तौर पे ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बुरा समय है, लेकिन हमने हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कई बार कहा है कि हमको हार मंजूर है। बिल्कुल, हम आपको लड़ाई भी कहाँ मंजूर है? आप उपचुनाव में अपने कैंडिडेट नहीं उतारते हैं, लोगों को आपस में लड़ाने की बात नहीं करते हैं। हम वहाँ के जो मुद्दे हैं उनको लोगों के बीच में लेकर के जाते हैं, उनके ऊपर चुनाव लड़ते हैं। अगर कुछ समय के लिए वहाँ के लोगों को परगला करके भटकाने का काम इन लोगों के द्वारा किया जाता है, निश्चित तौर पर वहाँ के लोग समझेंगे और वहाँ कांग्रेस की वापसी होगी। जैदी साहब आवाज मिल रही है आपको? शबनम जी आवाज मिल रही है आपको मेरे? जी 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 जैदी साहब 30 सेकंड में हम दोनों के कमेंट ले लेते हैं। कहिए क्या कहना चाहेंगे? 30 सेकंड जैदी साहब। देखिए, ऐसा है कि जो कुछ भी हमारी पार्टी द्वारा हमारे चीफ मिनिस्टर द्वारा किया गया है और उससे पूरी तरह से हम हमारी पार्टी के सभी लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं, पूर्णतः संतुष्ट है। हमें किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह। राघवेंद्र जी का जो सवाल कि ओबीसी वोटर्स को संभाल नहीं पा रहे हैं आप, जैसे मुलायम जी ने संभाला था, उस पर क्या जवाब है आपका? बहुत बड़ी पार्टी है हमारी पारुल जी। ओबीसी के अलावा बहुत से लोग हैं हमारे, और सब समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब हमारे यहाँ सम्मिलित हुए हैं। ऐसी हमारे पास कोई रिपोर्ट, ये उनकी जानकारी। शबनम जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी प्रत्याशी उतारे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में और सरकार में उत्साह का भाव है, लेकिन ठीक उसके विपरीत सपा ने जो प्रत्याशी उतारे हैं कहीं ना कहीं इनके गठबंधन में दरार लगने की उम्मीद है, क्योंकि जो गठबंधन बनने के पहले ये विश्वास दिलाते हैं उस पर वो खरे नहीं उतरे। और कांग्रेस सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, इससे ज्यादा हमें समय इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को लिए चलें। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का रण अब है, जिसमें दोनों ही पार्टियां कूदी हैं, लेकिन बाकी पार्टियों की जगह नहीं है क्योंकि वो संख्या है ही नहीं उनके पास। अब वैसे में देखना होगा कि इस रण के आगे जीत तो है, लेकिन उसके बाद जो साधना लोगों को है, जो चुनौती बड़ी है, उन्हें साध पाएंगे क्या, या वो फिर दल बदल करेंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।